नमस्कार साथियों, मैं ब्रह्म प्रकाश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दया नर्सिंग कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जो अभी अभी जो मेगा टेस्ट सीरीज आपका हुआ है उसका जो सॉल्यूशंस है, जो आंसर की है, वो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आज का जो सेशन होने वाला है, जो आपका 20 फरवरी 2022 को जो आपका पेपर हुआ था, डीएसएसबी बेसिस जो पेपर किया करवाया गया था, मेगा टेस्ट सीरीज सेकंड करवाया गया था, आज उसके बारे में हम डील करने जा रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन जो आंसर की मानी गई थी, बच्चों की डिमांड थी, उसको देखते हुए आंसर की के बारे में देखते हैं। आप लोगों के लिए आंसर्स लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए जो आपके पेपर में पहला क्वेश्चन था वो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरकैलेमिया। क्वेश्चन ने पूछा था कि हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट बताना था हमें। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, अगर ए ऑप्शन की बात करें हम, तो इंसुलिन विद ग्लूकोज, इंसुलिन विद ग्लूकोज, या फिर सेकंड वन था आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड वन था आपका पोटेशियम क्लोराइड, लास्ट वन था मैग्नीशियम सल्फेट। तो सर राइट आंसर होने वाला क्या था? इंसुलिन विद ग्लूकोज होने वाला था, क्योंकि किसी भी पेशेंट के अंदर अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, एक ऐसी कंडीशन जो हाइपरकैलेमिया है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पोटेशियम का लेवल 5.1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से ज्यादा है, वो कंडीशन हाइपरकैलेमिया कहलाती है जनरली। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सर हमें इंसुलिन देना होता है, ग्लूकोज देना होता है, क्योंकि जो ब्लड के अंदर जो आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, इस पोटेशियम को अगर सेल्स तक वापस इन्फ्लक्स करवाना होता है, तो ये इन्फ्लक्स करने का जो काम करता है वो इंसुलिन करता है। सर कौन करता है? इंसुलिन करता है। लेकिन एक पंथ दो काज, इंसुलिन आएगा तो सर ग्लूकोज को, पोटेशियम तो जाएगा ही, लेकिन साथ में इंसुलिन आपका ग्लूकोज को भी ले जाता है। इसलिए इस केस के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए आप साथ में ग्लूकोज दिया करते हैं। इसलिए इस कंडीशन में जो राइट प्रायोरिटी होगी, जो राइट आंसर होगा सर, वो राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। कि कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? तो फर्स्ट वन आप लोगों के लिए ऑप्शन था अवगार स्कोरिंग करवाया जाता है, सेकंड वन ब्रेडन स्केल करवाया जाता है, ग्लास को कोमा स्केल करवाया जाता है, या स्नेल चार्ट किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसमें कि सर जो लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस है उसके लिए जनरली जो आपका स्केल यूज किया जाता है वो ग्लास का कोमा स्केल यूज किया जाता है। अगर राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर क्या होने वाला है सर? सी इसमें राइट आंसर होगा, ग्लास्को कोमा स्केल, जो लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस के लिए यूज किया जाता है। जो अवगार स्कोरिंग है वो आपके बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स में यूज किया जाता है। आफ्टर बर्थ 1 मिनट और 5 मिनट पे किया जाता है। बच्चे की वेलबींग के लिए 5 पैरामीटर्स असेस किए जाते हैं। जबकि ब्रेडन स्केल होता है, जो ब्रेडन स्केल आपके फ्रेशर अल्सर्स के लिए, और जो स्नेल चार्ट होता है वो आई एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए राइट आंसर लेवल ऑफ कॉन्शियस के अनुसार ग्लास्को कोमा स्केल को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए, एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। कि सर जो हेपेरिन है उसका जो एंटीडोट है वो क्या है? एंटीडोट ऑफ हेपेरिन अक्सर जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रोटामाइन जो सल्फेट होता है सर वो हेपेरिन का एंटीडोट होता है। प्रोटामाइन सल्फेट होता है वो हेपेरिन का एंटीडोट होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ओबीजी। देखिए, ए पेशेंट इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन टू इंप्रूव द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। कि एक पेशेंट है जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है और उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया जाएगा, कौन सा मेडिकेशन दिया जाएगा जिसकी वजह से, जिससे कि क्या हो सके, यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज किए जा सके। तो हाथ कंगन को आर से क्या और पढ़े लिखे को फार से क्या। तो सभी बच्चों के मुंह पे होगा आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन, एक वो हार्मोन जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने में मदद करता है। जबकि मिथार्जिन तो आपका थर्ड स्टेज में लगाया जाता है, जो आपका एक अर्गो डेरिवेटिव्स होता है, जो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने या पीपीएच को रोकने के लिए या पीपीएच कंडीशंस में भी लगाया जाता है। आपका
जो फेनार्गन है आपका एक वॉमिटिंग है, एक डाइजिपाम आपका स्लीपिंग के लिए दिया जा सकता है, पेन किलर, पेन को रिड्यूस करने के लिए दिया जा सकता है, स्लीपिंग मोड्स के लिए दिया जा सकता है। इसलिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो राइट प्रायोरिटी थी वो क्या था आपका A1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस इज मैनिफेस्टेड बाय एन एलिवेटेड, कि जब भी किसी पेशेंट को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस डायग्नोस होता है उस कंडीशन में उसके अंदर कौन सी मैनिफेस्टेशंस, कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सर हमें इसमें क्या करना था, अक्सर जो देखने को मिलता है वो इंक्रीज एमाइलेज का लेवल देखने को मिलता है, इंक्रीज एमाइलेज लेवल देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या था आपका B1 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स विल बी हाई इन पर्सन्स विद एन एलर्जी, कि सर वो कौन सी निम्नलिखित में से वो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन्स है जो जिस पेशेंट में एलर्जी होती है, एलर्जी वाले पेशेंट में उसका लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। तो सर उसका राइट आंसर क्या आपको करना था कि सर जो IgE होता है, जो IgE होता है वो एलर्जी कंडीशंस में इसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, जबकि IgG तो आपकी क्रोनिक इन्फेक्शन में होता है और बॉडी में सबसे ज्यादा इसका लेवल देखने को मिलता है। जो IgM होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, और जो IgA होता है जो ब्रेस्ट मिल्क में देखने को मिलता है, मां के दूध में देखने को मिलता है। इसलिए एलर्जी कंडीशंस में एग्जामिनर ने आपसे पूछा गया था, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन था, राइट आंसर क्या करके आना था आपको सर A1 आपका IgE करके आना था। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज एसोसिएटेड विथ प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल, कि सर वो माइंड का विच पार्ट ऑफ द माइंड इज एसोसिएटेड विथ प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल के साथ में कौन सी कंडीशंस आपकी कोरिलेट करती है हाइपर। अगर बात की जाए कि सर क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो फर्स्ट वन इसके अंदर आपका जो कंडीशंस है वो कंडीशंस आपकी डाली है हाइपर ईगो, सुपर ईगो, ईगो और इड। तो क्या होने वाला है इसके अंदर जो प्रिंसिपली प्रैक्टिकली जो माना जाता है उसका राइट आंसर क्या होने वाला था आपका अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिक्स ईगो होने वाला था। सर क्या था, तो राइट आंसर क्या होगा C1 आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन, अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, पेनफुल, हम आंसर की के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, इसके जितने भी आंसर कीज है उनके बारे में अभी बात करने की कोशिश करेंगे, और स्पेशलाइज्ड टीचर्स के माध्यम से जो भी आपका कोई डाउट्स होता है तो आप क्लासरूम में या फिर हमारे कॉन्टेक्ट या क्वेरी नंबर्स पे आपको कॉल करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, और जहां तक है हम पूरे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनफुल स्पाज्म ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स इन रेजिस्टेंस टू फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द लेग्स at the knee while flexing the hip of the recommend patient is called, कि जब भी पेशेंट को लेटाया जाता है और उसके हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर खिंचाव देखने को मिलता है, एक बच्चों वाला क्वेश्चन जो लगभग एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी कर्निंग साइन कहलाती है। सर क्या कहलाती है, कर्निंग साइन कहलाती है। तो इसके अंदर राइट आंसर होने वाला क्या था सर आपका A1 आपका राइट आंसर होने वाला था। नेक्स्ट वन, वैलिडिटी ऑफ ए डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स में ये आपका रिसर्च से क्वेश्चन लिया गया है, और जो ये क्वेश्चन है जो वैलिडिटीज ऑफ द डाटा के कलेक्शन के लिए पूछा गया है, इसमें A1 था द डिग्री टू विच टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन द सेम रिजल्ट, सेकेंड वन है द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा ओवर द टाइम, एंड थर्ड C1 है द स्टेबिलिटी ऑफ द डाटा ओवर द टाइम, एंड लास्ट वन द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गेदर डाटा दैट इट इज इंटेंड टू मेजर्स। तो राइट आंसर क्या होने वाला था कि जो डाटाज लिए जाते हैं द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गेदर्स, जो डाटाज होते हैं और मेजर्स करने के लिए लिया जाता है। तो जो C1 है सर आपका, जो आपका D1 है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका D1 राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर अगर बात की जाए, शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटी विद अदर्स एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस इज टर्म्ड एज, कि सर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज को अगर शेयरिंग किया जाता है तो वो कंडीशंस क्या कहलाती है, वो परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी क्या कहलाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो प्यारा सा आंसर लीडिंग्स, ऑर्गेनाइजिंग्स, कंट्रोलिंग्स, डेलीगेशंस कहलाता है। क्या कहलाता है सर वो, अगर अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, तो सर क्या होगा, डेलीगेशंस के नाम से इसे जाना जाता है, डेलीगेशंस होगा। नेक्स्ट वन, इन ECG द P वेव रिप्रेजेंट, इन ECG द P वेव इज रिप्रेजेंट, कि सर जो ECG की बात की जा रही है तो ECG के अंदर जो P वेव बनता है, जो ECG है उस ECG के अंदर जो P वेव देखने को मिलता है, वो P वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, जो P वेव बना है P Q R S और T, जो आपका ये सर P वेव देखने को मिला है,
जो ये आपका पी वेव देखने को मिला है, ये पी वेव जो कंडीशंस होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है कि सर जो एट्रियम्स होते हैं, जो एट्रियल रिपोलराइजेशन देखने को मिलता है, आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होगा या फिर एट्रियल रिपोलराइजेशन होगा। तो जब भी पी वेव होता है, जब भी सिस्टोल होता है, जब भी एक्शन पोटेंशियल की बातें की जाती है, तो आपका जो पी वेव होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एट्रियम्स के अंदर होने वाला डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल वाली कंडीशन को डिनोट करता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसमें? सर A1 आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Bleeding precautions like needle stick injury prevention should be followed in all of the following cases except when the patient is। कि सर ब्लीडिंग की प्रिकॉशंस किस किस में रखी जा सकती है, किस किस में रखना होता है, छोड़ करके एक एक्सेप्ट पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट वन ऑप्शन आपका ऑन सेफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक चलता है उसमें, या सफरिंग फ्रॉम द हीमोफीलिया, सफरिंग फ्रॉम द लीवर डिजीज, एंड लास्ट वन था ऑन एंटीकोगुलेंट्स, ऑन एंटीकोगुलेंट्स। कि देखिए जो मेडिकेशंस जो पेशेंट एंटीकोगुलेंट्स पे रहता है उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल। सफरिंग फ्रॉम द लीवर डिजीज, जो पेशेंट लीवर डिजीज से सफर है तो उस पेशेंट के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल भी कम होगा, उस पेशेंट के अंदर क्या है जी, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है सर वो प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे। जो 2798 जो 279 जो 10 आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनका लेवल डिफेक्ट हो सकता है, तो ब्लीडिंग होने का चांसेस हो सकते हैं। और नेक्स्ट वन सफरिंग फ्रॉम द हीमोफीलिया जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। मतलब इन तीनों केसेस में ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। एक्सेप्ट पूछा था, छोड़ करके पूछा था, आपको क्या करना था सर? ऑन सेफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक होता है उसका ऐसा कोई रिलेशन या ब्लीडिंग का कोई रिलेशन नहीं होता है। इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? आपका A1 आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट वन आगे की तरफ बढ़ते हैं। The leadership style developed by the Canthus and the Branchers and the Falls Harry West on the task and the relationship behavior is known as। ये आपका मैनेजमेंट से लिया गया क्वेश्चन है और मैनेजमेंट की इस थ्योरी के माध्यम से इस बिहेवियर रिलेशंस के बारे में जो बताता है वो इफेक्टिव लीडरशिप होगी सर। वो नेक्स्ट वन अगर बात की जाए तो वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होगी या फिर आपकी जस्टिस लीडरशिप होगी या लास्ट में आपकी सिचुएशनल लीडरशिप होगी। तो इसका राइट आंसर क्या माना गया है? आपका D1 जो सिचुएशनल लीडरशिप है, जो सिचुएशन के अनुसार, जो परिस्थिति के अनुसार है, वो आपका D1 आपका राइट आंसर होने वाला है। इसलिए इसका D है वो राइट आंसर है, जो D1 है वो आपका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोगोलॉजी एंड्रोगोगे जो एंड्रोगोगी है जो रेफर्स किसको किया गया है? आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है, चाइल्ड लर्निंग होती है, एडल्ट लर्निंग होती है, एक्शंस लर्निंग होती है। तो अक्सर जो ये वर्ड यूज किया जाता है एंड्रोगोगी वो किसके लिए यूज किया जाता है सर? अक्सर इसका मतलब क्या होता है कि जो एडल्ट्स होता है, जो एडल्ट लर्निंग्स होती है उसके लिए ये टर्म्स यूज की जाती है। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो C1 आपका राइट आंसर होगा, C1 आपका राइट आंसर होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? कि आपको पढ़ाया गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आपका एपिडेमियोलॉजी चलता है, उसमें एक ट्रेड चलता है, उसके अंदर पूछा गया कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। तो इसका फर्स्ट वन है स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स, सेकंड वन है एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट, थर्ड वन है रेट्स रेशियो इन प्रोपोर्शनल, और फोर्थ वन है इंसिडेंस प्रिविलेंस एंड ट्रेंड्स ऑफ द डिजीज। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? B1 आपका राइट आंसर होने वाला है सर। जो B1 है आपका वो राइट आंसर होने वाला है। जो एजेंट है, जो होस्ट है, जो एनवायरनमेंट है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन अगर बात करना चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द टीचिंग? कि सर वो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है टीचिंग का? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग के अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया गया है? फर्स्ट वन है proceed from the noun to noun, second one है proceed from the concrete to abstract, and third one है proceed from the complex to simple, and last one था proceed from the simple to difficult। तो इसके अंदर किस प्रिंसिपल को इंक्लूड नहीं किया गया है? तो जो टीचिंग का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है? जो C1 है आपका, जो C1 है आपका उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। यस,
जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, C1 होने वाला है। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होता, सिंपल टू डिफिकल्ट हो सकता है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, या नॉन टू अननोन हो सकता है। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज, कि नॉर्मली जो श्वसन दर होती है, जो श्वसन प्रक्रिया है, उसको किस नाम से जाना जाता है, बच्चों वाला क्वेश्चन था। तो राइट आंसर क्या होने वाला है सर, C1 आपका जो यूपनिया होता है वो राइट आंसर होने वाला है। जो एपनिया होता है इसमें क्या होता है, सिजेशंस ऑफ द या टेम्पररी सिजेशंस ऑफ द ब्रीथिंग का होना 10 to 15 सेकंड्स के लिए होता है। रेस्पिरेशन अगर स्टॉप होता है। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है कि एक ऐसा रेस्पिरेशन जो कार्डिक पोजीशंस में या फिर अपराइट पोजीशंस में देखने को मिलता है। और डिस्निया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा सर, C1 आपका राइट आंसर होगा, C1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, कॉलेज फ्रैक्चर्स इज ए फ्रैक्चर ऑफ, कि जो कॉलेज टाइप का फ्रैक्चर है वो किस टाइप का फ्रैक्चर होता है, डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द रेडिस, डिस्टल एंड ऑफ द रेडिस इन द सेप्ट ऑफ द ह्यूमरस। तो ये आपका क्वेश्चन उठाया गया है, जो बनाया गया क्वेश्चन है, स्केलेटल सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला था, C1 आपका राइट आंसर होने वाला है। कि जो कॉलेज फ्रैक्चर होता है वो किससे रिलेटेड है, डिस्टल एंड ऑफ द रेडिस से। जो डिस्टल एंड ऑफ द रेडिस होता है उसका अगर फ्रैक्चर होता है तो सर वो आपका कहलाता है कॉलेज फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट वन अगर बात करना चाहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर मैनेजिंग द फोरिजन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, की फोरिजन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को मैनेज करने के लिए अक्सर कौन सा मेथड यूज किया जाता है। अगर डायरेक्टली आंसर की बात की जाए तो सर आंसर इसमें क्या होने वाला है, हेमलिच जो मैन्युअल मेथड होता है उसको अक्सर यूज किया जाता है, फोरिजन बॉडी एस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, ये एडल्ट्स के लिए यूज किया जाता है। ये जो जा थ्रस्ट मैन्युवर्स मेथड होता है ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर जो माना गया है वो B1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग, कि एसिटामिनोफेन की अगर पॉइजनिंग हो देखने को मिलती है तो सर इस कंडीशन में इसका एंटीडोट क्या दिया जा सकता है, इस कंडीशन में इसका एंटीडोट क्या दिया जा सकता है। तो अगर बात की जाए एनेसिटाइलसिस्टीन दिया जा सकता है, आपका डेफ्रोक्सामाइन दिया जा सकता है, फिजोस्टिकमाइन दिया जा सकता है, या फिर डिजीबैंड दिया जा सकता है। तो जो आपका एसिटामिनोफेन होता है उसका जो एंटीडोट होता है सर वो एन एसिटाइलसिस्टीन होता है। द राइट आंसर इज द ए, जी राइट आंसर इज ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन सोल्व कर, जिसका भी कुछ गलत हुआ या सही हुआ वो कोई डजंट मैटर, आप लोग मेहनत करते रहिए। हो चुका आगाज रण का सुना होगा, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा, इतिहास वही रचेगा, संघर्ष जिसका जारी है, इसलिए संघर्ष करते रहो। जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो देखिए, उसको देखते हैं इसी साथ में। A patient says to nurse, everyone would be better off if it wasn't not alive, which nursing diagnosis would be made based on this statement। कि एक नर्स, a patient said to nurse, नर्स से कह रहा है तो वो आपका everyone would be better off it, मतलब उसके साथ में जो फर्स्ट वन जो इसका डायग्नोसिस होने वाला जो स्टेटमेंट किस प्रकार का दे रहा है उसका मतलब क्या है, रिस्क फॉर द सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस करने की कोशिश कर रहा है, इनइफेक्टिव कॉफिंग कर रहा है, एम्पेड सोशल इंटरेक्शन करना है, या डिस्टर्बेड थॉट्स प्रोसेस देखने को मिल रही है। अगर पेशेंट नर्स को बता रहा है कि एवरीवन वुड बी बेटर ऑफ इफ आई वाज नॉट अलाइव, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मैं सब कुछ बेटर है लेकिन पेशेंट अगर लाइव नहीं रह पाता, मतलब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं वॉयलेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं बोलूं कि रिस्क फॉर द सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, सुसाइड करने की भी कोशिश कर सकता है, मरने की भी कोशिश कर सकता है, तो खुद के प्रति ही वो वायलेंस हो सकता है। तो राइट इसका जो प्रायोरिटी थी वो क्या देखने को मिलेगी सर, रिस्क फॉर द सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस, A1 इज दिस राइट आंसर। जो ए है आपका इसमें राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट वन देखिएगा, द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक्ड टू द इटियोलॉजी विद द फ्रेजेस, कि जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया जाता है तो सर उसको फ्रेजेस के साथ में, इटियोलॉजी के साथ में आखिर दिखाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। फर्स्ट वन आपका एज मैनिफेस्टेड बाय दिखाया जाता है, या फिर रिलेटेड टू किया जाता है, एविडेंस बाय किया जाता है, या ड्यू टू किया जाता है। कॉलेज लाइफ में बहुत नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए होंगे, तो अक्सर जो नर्सिंग डायग्नोसिस का जो आपका इटियोलॉजी के साथ में
जो फ्रेजेस लगाई जाती है वो क्या होती है, रिलेटेड टू होती है। क्या होती है, रिलेटेड टू होती है, उसको रिलेट करके दिखाया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका B1 होगा सर। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस इन विच ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड, द स्टमक इज फ्लश्ड एंड द indigested substances are removed through the tube is called, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग्स के माध्यम से स्टमक को फ्लश करने की और इंजेस्टेड और उस ट्यूब को सही तरीके से क्लीन करने की और सब्सटेंस को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है, उस प्रोसीजर का नाम बताइए। फर्स्ट वन है कॉलोनिक इरिगेशन बोला जाता है, गैस्ट्रिक लवज बोला जाता है, डिकम्पेंसेशन बोला जाता है या डिकम्पेंसेशन बोला जाता है, एंड लास्ट वन आपका गैस्ट्रिक गावाज बोला जाता है। अगर तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला था सर, अगर रिमूवल की बात की जाती है तो आपका जो गैस्ट्रिक लावाज होता है कि गैस्ट्रिक गावाज होता है। अगर राइट आंसर की बातें की जाए तो राइट आंसर की तो जो जिस कंडीशन के अंदर पेशेंट की बॉडी में क्या होता है, कुछ चीज रिमूवल किया जाता है तो वो कंडीशन होती है आपका गैस्ट्रिक लावाज, अगर कुछ देना होता है वो कंडीशन होती है गैस्ट्रिक गावाज, और कुछ निकाला जाता है वो कंडीशन होती है गैस्ट्रिक लावाज कंडीशन होती है। इसलिए राइट आंसर क्या माना गया है, जो राइट आंसर है वो गैस्ट्रिक लावाज माना गया है। नेक्स्ट वन, हाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पेशेंट या फिर ए क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस, एक पेशेंट है जो डायबिटीज मेलाइटस से साथ में सफर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट हाइपरग्लाइसीमिया, कि एक पेशेंट है जो डायबिटीज है उसको और वो हाइपरग्लाइसीमिया के साथ में सफर है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो आपके सिम्टम्स आपको देखने थे, फर्स्ट वन डाइफोरोसिस, डिजीनेस या हंगर, हेडेक, बर्न्ट विजन्स या नोजिया, हेडेक, ब्लंट विजन्स या वॉमिटिंग, या फिर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफीजिया, अलग ही दिख रहा था। क्या राइट आंसर होगा सर, आपका D1 होगा, ज्यादा यूरिनेशन होगा, ज्यादा खाएगा, ज्यादा पिएगा, दैट इज डायबिटीज की जो 3P साइन देखने को मिलते हैं, जो P से स्टार्ट होते हैं, 3 कंडीशन होती है जो अक्सर बताता है ये जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, इसलिए पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया इसमें आपको करके आना था। नेक्स्ट वन, a patient who recently underwent amputations of the leg complains of pain in the amputated part, the nurse would explain to patient which of the following, कि पेशेंट को एम्पुटेटेड किया गया और पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है पेन की, नर्स उसको क्या एजुकेट करेगी, क्या एक्सप्लेनेशन करेगी। द पेशेंट इज एक्सप्रेसिंग सेंट्रल पेन सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, द पेशेंट कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द लेग हैज बीन एम्पुटेटेड, या फिर द पेन इज फिनोमेना नोन एज द गोस्ट पेन, द पेन इज रियल एक्सपीरियंस ऑफ फॉर द पेशेंट। तो क्या करके आना था इसका राइट आंसर, जो राइट आंसर की बात की जाए तो आपका जो C1 है, जो आपका C है वो आपका राइट आंसर होगा, जो C1 है वो आपका राइट आंसर होगा। अगर C1 की बात की जाए कि द पेन इज अ फिनोमिना नोन एज द गोस्ट पेन, तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो C1 होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Regarding the request of organs and tissues donation at the time of death, the nurse need to be aware that कि जिस समय अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या डोनेशंस की बातें की जाती है एट द टाइम ऑफ द डेथ, द नर्स नीड टू बी अवेयर डेट, उसको किसके लिए अवेयर होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट वन जो ऑप्शन है सर वो रिक्वेस्ट आर यूजुअली मेड बाय द नर्स हु केयर्स फॉर द पेशेंट एट द टाइम ऑफ द डेथ, या फिर प्रोफेशनल्स नीड टू बी every selective informs they ask for the organs and the tissue donation, especially educated persons make for the request. Only patient who have give prior instruction regarding donations become the donor, तो आपको अलग से ही दिख रहा है क्या करना होता है, स्पेशली एजुकेटेड पर्सनस मेक दी रिक्वेस्टेड के लिए उन्हें हमें आपको एजुकेटेड करने की जरूरत है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो C1 आपका राइट आंसर होगा, C1 आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is a complication of spinal anesthesia, किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जा रहा है उसका क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, डिस्निया। तो क्या देखने को मिलेगा, कंपनसेशन की वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है। सर क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, दैट इज B1 इज राइट आंसर, B1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ड्रग नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी,
ड्रग नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में गर्भ अवस्था में कौन सी दवाइयां नहीं दी जाती है? तो आपकी देखिएगा फर्स्ट वन है एसीई इनहिबिटर्स नहीं दिए जाते, पेनिसिलिन नहीं दी जाती, मिथाइल डोपा, लेबेटाडोल। तो लेबेटाडोल, मिथाइल डोपा ये वो मेडिकेशंस है जो आपको प्री एक्लेम्सिया में देखने को मिलती है। पेनिसिलिन भी दिया जा सकता है। क्या नहीं दिया जा सकता सर? जो आपकी एस इनहिबिटर्स होती है वो मेडिकेशंस नहीं दी जाती, जैसे कि केप्टोप्रिल है, रेमेलिप्रिस है, ये मेडिकेशंस प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखी गई है। ठीक है, ये मेडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखी गई है। नेक्स्ट वन अगर बात की जाए, सारी टॉपिकों की डील अगर डिटेल में हमें पढ़ना है तो हमें ऑफलाइन या ऑनलाइन बेसिस ज्वाइन करना चाहिए, जिससे हमारे सभी डाउट्स क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की बातें की जाए तो सर इसमें राइट आंसर, अगर राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर एस निमोनिया, एस निमोनिया या एस निमोनिया को माना गया। B1 इज द राइट आंसर कि ओटाइटिस मीडिया होने का कारण क्या होता है? एस निमोनिया ही होता है। नेक्स्ट वन, वर्टिकल ट्रांसमिशन इज सीन विथ विच टाइप ऑफ हिपेटाइटिस, किस टाइप के हिपेटाइटिस के साथ में वर्टिकल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है? जो वर्टिकली का मतलब होता है जो मां से बच्चे को हो सकता है, जो डिलीवरी के समय देखने को मिलता है। तो हिपेटाइटिस जो बी होता है सर, जो हिपेटाइटिस बी टाइप का होता है वो वर्टिकल इन्फेक्शन में इंक्लूड होता है, जबकि आपका जो हेपेटाइटिस ए होता है वो आपका फीको ओरल रूट से होता है। ये भी जो E1 है वो भी फीको ओरल रूट से होता है, जबकि हेपेटाइटिस सी होता है वो पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में या पोस्ट, मैं बोलना चाहूंगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में जो कंडीशन हेपेटाइटिस देखने को मिलता है वो अक्सर कौन सा देखने को मिलता है? बीटी के बाद में देखने को मिलता है, हेपेटाइटिस सी देखने को मिलता है। इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा? वर्टिकल ट्रांसमिशन के लिए आपका हेपेटाइटिस बी होगा। B1 इज राइट आंसर। हाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डोजेज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशंस, जो डोजेज ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशंस होती है वो सर कितनी रखी जाती है? आपकी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2,30,000 इंटरनेशनल यूनिट, 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट, या फिर आपका लगभग 1,50,000 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट रखी गई है। तो राइट आंसर क्या होगा सर? आपका A1 आपका राइट आंसर होगा। आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको बताया गया होगा, A1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करना चाहें, ट्रू अबाउट डाइंग डिक्लेरेशंस, क्या सत्य है अगर डाइंग डिक्लेरेशन से रिगार्डिंग अगर स्टेटमेंट को देखा जाए? मोर इंपोर्टेंट देन द डाइंग डिपोजिशंस कैन बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट ओनली, टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द 2 विटनेसेस एंड हैज टू बी टेकन अंडर द अर्थ। तो क्या होना चाहिए? मजिस्ट्रेट के अंदर उसकी प्रेजेंस के अंदर ये आपके कैन बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट के अंडर में ही डिक्लेरेशन होता है। तो राइट आंसर क्या होता है सर? आपका होगा आपका B1 आपका राइट आंसर होने वाला, B1 आपका राइट आंसर होने वाला। नेक्स्ट वन, चलिएगा आगे की तरफ देखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कंगारू मदर केयर रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा? तो आपका फर्स्ट वन ए था, कैन बी डन बाय फादर आल्सो, इंडिकेटेड फॉर द low birth weight babies, that is LBW babies, and effective thermal control in all of these। ये सभी कंडीशंस में KMC दिया जाता है, सभी कंडीशंस में KMC दिया जाता है, कंगारू मदर केयर दिया जाता है। इसलिए आपका जो D1 होगा वो जो राइट आंसर होगा। आपका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लो बर्थ वेट बेबीज को की कंडीशंस में, या फिर ये फादर या मदर कोई भी दे सकते हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट्स क्या है सर? आपके राइट है सर। क्या है? राइट स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पे अवेलेबल है। जननी सुरक्षा योजना हैज बीन स्टार्टेड एज अंडर, की जो जननी सुरक्षा योजना है वो किसके अंडर में स्टार्ट की गई थी? फिर से कम्युनिटी का प्यारा सा क्वेश्चन, जो किसके अंडर में स्टार्ट की गई थी? जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसके अंडर में स्टार्ट की गई योजना है जननी सुरक्षा योजना। तो B1 आपका जो होगा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन, कि HIV का जो वायरस होता है वो आखिर बॉडी में किस प्रकार की इम्यूनिटी को जाके प्रभावित करता है, इन्फेक्टेड करता है? तो नेचुरल इम्यूनिटी को करता है, एक्टिव इम्यूनिटी को करता है,
कि सर नेक्स्ट वन अगर बात करना चाहें तो सेलुलर इम्यूनिटी को करता है या ह्यूमरल इम्यूनिटी को करता है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, C1 जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। जो सेलुलर इम्यूनिटी है, जो CD4 सेल्स जिसमें होती है, CD8 सेल्स होती है, CD4 होती है, टी लिम्फोसाइट जो बनाता है, टी लिम्फोसाइट्स बनाता है, जो हेल्पर टी सेल्स होती है, CD4 CD8 का जो रेशियो होता है वो डिफेक्ट हो जाता है, इसलिए जो राइट आंसर होने वाला है वो सेलुलर इम्यूनिटी होने वाला है, वो सेलुलर इम्यूनिटी होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स ऑल ड्रग्स एक्सेप्ट, कि जो एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग्स यूज की जाती है उनको छोड़कर की कोई एक ड्रग जो एक्सेप्ट पूछी गई है, तो देखिए फर्स्ट वन है केनामाइसिन, सेकंड वन है पायराजिनामाइड, थर्ड वन है रिफाम्पिसिन, लास्ट वन है आपकी एथाम्ब्यूटोल। तो जनरली कौन सी नहीं यूज की जाती है, तो जो आपकी A1 है, जो आपकी अगर हम बात करना चाहें जो केनामाइसिन है, जो कानामाइसिन जो आपकी ड्रग है A1 वो नहीं की जाती है, ये एक्सेप्ट है। तो आपका एक्सेप्ट पूछा था, रोंग पूछा था, तो ए आपका नहीं होगा सर, A1 आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एमटीपी कंसेंट इज टेकन फ्रॉम, क्योंकि जो एमटीपी करवाया जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 के अनुसार वो अक्सर किसके तहत किया, किस जो कंसेंट लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, ओनली वाइफ से लिया जाता है, ओनली हस्बैंड से लिया जाता है, या बोथ, या फिर लास्ट वन था आपका नन, किससे लिया जा सकता है, पत्नी से भी लिया जा सकता है, पति से भी लिया जा सकता है। मतलब क्या कंडीशन सही होने वाली है, जो C1 है आपका बोथ कंडीशंस। अगर राइट आंसर की बात की जाए तो सर जो आपकी बहुत कंडीशन हस्बैंड एंड वाइफ दोनों से हम कंसेंट फॉर्म लिया जा सकता है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो C होगा, जो राइट आंसर होगा वो C1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंडमार्क फॉर द मेजरिंग द लेंथ ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, कि जब भी पेशेंट के अंदर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई जाती, इंसर्ट की जाती है, तो कहां से कहां तक मेजरमेंट किया जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया था। फर्स्ट वन था आपका नोज एपिगैस्ट्रियम, सेकंड वन था ट्रेगस एपिगैस्ट्रियम, थर्ड वन था आपका नोज ट्रेगस एपिगैस्ट्रियम, और फोर्थ वन था आपकी मेमोरी लाइंस एपिगैस्ट्रिक। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, एक प्यारा सा क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर क्या होने वाला था कि सर जो आपका इसका मेजरमेंट किया जाता है, सर वो जो लेंथ देखा जाता है वो कहां से किया जाता है, वो नोज से स्टार्ट किया जाता है, वो ईयर तक जाता है और जीपी स्टर्नम तक जाता है। दैट इज आपका C1 आपका राइट आंसर होने वाला था, C1 आपका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग सर्जरी फॉर द रिपेयर ऑफ इंग्वाइनल हर्निया, कि इंग्वाइनल हर्निया को रिपेयर करने के लिए द नर्स एस्टैब्लिश ए पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड इनटेक गोल फॉर द क्लाइंट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट अमाउंट वुड बी, कि ऑपरेशन होने के बाद में पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करना होता है, तो जनरली कितना फ्लूइड दिया जा सकता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में क्योंकि बॉडी से फ्लूइड रिलीज हुआ है और उसको वो पेशेंट डिहाइड्रेशन में नहीं जाए, इसलिए लगभग पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड दिया जाता है वो लगभग क्या माना गया है, 1000, लगभग 1000 से 1500 ml पर डे के हिसाब से। मतलब लगभग अगर 500 ml की एक बोतल है तो लगभग 3 बोतल्स आपकी फ्लूइड्स की चलाई जा सकती है। लगभग 1000 से 1500 ml पर डे के हिसाब से फ्लूइड दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन, द टर्म कल्चरल डिफ्यूजन्स विच इज द करेक्ट वन, कि जो कल्चरल डिफ्यूजन्स है वो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट राइट होने वाला है। दैट मीन्स फर्स्ट वन है स्प्रेडिंग ऑफ कल्चरल एट्रीब्यूट्स थ्रू द डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स, सेकंड वन था इमिग्रेट्स कम्स टू एक्सेप्ट द कल्चर, एंड थर्ड वन था सोशियलाइजेशन, एंड फोर्थ वन है विलियम एफ ऑफगन्स। तो इसमें क्या कौन सी कंडीशंस आपकी राइट मानी जा सकती है, जो राइट कंडीशंस है, अगर राइट कंडीशंस की बात की जाए तो जो कल्चर्स होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स किए जा सकते हैं, एक कल्चर से दूसरे कल्चर्स में डिफरेंशिएट ग्रुप्स में किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सर जो राइट आंसर माना गया है वो राइट आंसर क्या होने वाला है, एक कल्चर को दूसरे कल्चर्स के साथ में एट्रीब्यूट्स किया जा सकता है। A1 आपका राइट आंसर होगा, A1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, हाउ मच एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड in lactating mothers from 0 to 6 month of the nursing the child, कि लैक्टेशनल मदर्स को कितनी एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। दिस इज द आपके लगभग जो A1 ऑप्शन है उसमें वो माना गया है कि सर
50 प्लस होनी चाहिए, 400 प्लस 50 प्लस होनी चाहिए, या 550 प्लस या 650 प्लस। तो राइट आंसर क्या होगा? C1 होगा। कि लैक्टेशनल मदर्स में कितनी होनी चाहिए सर? 550 के लगभग होनी चाहिए, लगभग 2700 से 2750 के इर्द गिर्द होनी चाहिए। इसलिए राइट आंसर सर आपका क्या होगा? C1 होगा। नेक्स्ट वन है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए क्लाइंट इज असेसिंग यूजिंग। किसी भी पेशेंट के अंदर, क्लाइंट के अंदर अगर कॉन्शियसनेस को असेस करना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे? आपका लुंड ब्राउंडर मेथड, ये बर्न पेशेंट्स में यूज किया जाता है। ब्रेडन स्केलेंस जीसीएस मेथड यूज, ये सर आपका प्रेशर अल्सर्स में यूज किया जा सकता है। लेकिन सर आपका जो ग्लास्को कोमा स्केल होता है वो आपका मुख्य रूप से किसके लिए यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ये शुरुआत में भी क्वेश्चन डाला गया था कि ग्लास्को कोमा स्केल होता है, उसके माध्यम से न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज को और एक्टिविटी, वाइब्रेशंस, आई ओपनिंग्स वगैरह को चेक किया जाता है। तो आपका C1 जो होगा वो आपका राइट आंसर होने वाला। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन एड्स रिलेटेड नियोप्लाज्म, कि वो एड्स को, वो कौन सा नियोप्लाज्म है जो एड्स से रिगार्डिंग है? तो आपका फर्स्ट में नॉन हॉडकिंस लिम्पोमा होगा, सर्वाइकल कैंसर होगा, या काइपोसिस ये सार्कोमा होगा, इन लास्ट में ना हॉडकिंस लिम्पोमा होगा। तो अलग से जो दिख रहा है, जो ऑड इवन की बात की जाए तो काइपोसिस जो सार्कोमा है वो आपका ब्लड कैपिलरीज का कार्सिनोमा होता है। जो ब्लड कैपिलरीज का सार्कोमा होता है, जो अलग से ब्लड कैपिलरीज, जैसे कि HIV एड्स के अंदर जो ओनली जो आपका देखने को मिलता है कि जो सार्कोमा, जो कैंसर देखने को मिलता है कैपिलरीज के अंदर, वो कौन सा होता है? काइपोसिस सार्कोमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर OCP यूज, कि किस कंडीशंस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज नहीं की जा सकती है? तो ये भी एक बच्चों वाला क्वेश्चन था। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, लीवर डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, या ऑल ऑफ अबव। तो ये कंडीशन, तीनों ही कंडीशन सही है, इनमें तीनों ही कंडीशंस में यूज नहीं किया जाता। तो D1 है, क्योंकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पहले से ही है, अगर OCP दिया जाएगा तो और फेट का डिपोजिशन होगा। लीवर डिजीज पहले से है तो और ज्यादा प्रेशर और फैट का लोब्यूल्स बनेंगे, और ब्रेस्ट कैंसर को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो एस्ट्रोजन यूज किया जा रहा है वो एस्ट्रोजन की वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा और ज्यादा, और वो हाइपरप्लेसिक टाइप का हार्मोन होता है, इसलिए कैंसर और ज्यादा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन, इसका जो राइट आंसर माना गया है वो D होगा, आपका राइट आंसर D होगा। नेक्स्ट वन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, Which among the following activity need to be restricted in client with Parkinson's disease? कौन सी एक्टिविटी पार्किंसन डिजीज के अंदर रेस्ट्रिक्ट है या मना की गई है? नेक्स्ट, फर्स्ट वन है वॉकिंग ऑन द यार्ड ऑन द कोल्ड विंटर डे, टेकिंग कोल्ड वाटर बाथ एंड टेकिंग फूड आइटम्स विच इज हाई इन द वाटर कंटेंट, सिटिंग ऑन द बीच इन द सन ऑन द समर डे। किसो समर डे हो उनके अंदर बीच के अंदर जो आपका सूर्य की धूप लेना बीच में बैठ करके, उस पार्किंसन डिजीज के अंदर इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें हाइपरकाइनेसिस टाइप देखने को मिलता है, डोपामाइन का लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से। दैट इज सिटिंग ऑन द बीच इन सन ऑन द समर डे के अंदर। तो राइट आंसर क्या माना गया है? जो D1 है आपका सर, वो D आपका राइट आंसर माना गया है। D1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट्स टू फिल अप द मेमोरी गैप्स, दैट इज नोन एज, कि कोई बात बताई जा रही है, कोई मूवी का सीन कोई आदमी बता रहा है और वो बताते बताते मिस कर गया, बात को भूल जाता है और अपनी ही बातों से उस बातों को फिलअप कर दे, मेमोरी की गैप को भर दे, उस कंडीशन को सर्कमस्टेंशियलिटी, नियोलिज्म, कन्फबुलेशंस या कंपल्सन बोलते हैं। तो वो राइट आंसर क्या होगा? जो आपका C1 है, जो आपका कन्फबुलेशंस होता है, जो C1 होता है, जो साइकेट्रिक में देखने को मिलता है। तो वो एक कंडीशन जो मेमोरी गैप्स को भरने की कोशिश करता है, जो भी अपनी स्टोरी सुनाता है, नए नए वर्ड्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट वन, द पार्ट ऑफ माइंड्स दैट डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम द रॉन्ग्स एंड एक्ट्स ए सेंसर ऑफ द बिहेवियर इज नोन एज, कि सर वो कंडीशन बताइए जिसके अंदर उस इंसान की बुद्धि की इतनी प्रकाष्ठा हो जाती है जिसमें वो सही को सही और गलत को गलत बताने में माहिर होता है, उसकी बुद्धि में इतनी, तो वो इड होता है, वो आपका ईगो, सुपर ईगो या ऑल ऑफ दीज। जो सुपर ईगो है, जो C1 है, वो ये बता सकता है, वो समझता है कि पापा के पास में पैसा नहीं है और मुझे पढ़ाई करके नौकरी लग करके मेरे पापा की जिंदगी और मेरे आने वाली जीवन को सुधारा जा सकता है।
जन्म से गरीबी मिली है वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में हम मर जाए ये इससे और कोई बुरी बात हो नहीं सकती। इसलिए इसमें ये जो विचारधारा है जो रखता है वो कौन है, वो सुपर ईगो वाला इंसान होता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो C1 होगा आपका। नेक्स्ट वन, द डेंजरस प्रीविया इज नॉन एज। जो डेंजरस प्रीविया है इसमें क्वेश्चंस को घुमाने की कोशिश की गई है। डेंजरस प्रीविया का मतलब होता है कौन सा, प्लेसेंटा प्रीविया। डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया या प्रीविया के नाम से जाना जाता है। लो लाइनिंग्स, टाइप फर्स्ट एंटीरियर, टाइप सेकंड पोस्टीरियर और मार्जिनल। तो राइट आंसर क्या था सर इसमें, आपका C1 राइट आंसर था। कि जो आपका मार्जिनल जो टाइप होता है उसका एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर सरफेस होता है पोस्टीरियर में देखने को मिलता है, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर के जो डायामीटर्स होते हैं वो उनमें डिफरेंसेस होने की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर में इसमें नॉर्मली डिलीवरी नहीं हो सकती। अगर जबरदस्ती बच्चे को नीचे की ओर डिसेंड किया जाता है या बच्चा डिसेंड होता है तो बच्चे के फीटल के हेड पे प्रेशर जनरेट होने की वजह से फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होती है और फीटल डिस्ट्रेस की वजह से बच्चे की मौत हो सकती है। इसलिए इसको जानलेवा के नाम से जाना जाता है, दैट इज डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया या दैट इज डेंजरस प्रीविया। नेक्स्ट वन, इन दी कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिसीवर इज। कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है उसमें जो रिसीवर होता है, जो रिसीवर होता है वो कौन है, ए मैसेज पाथवे, द पर्सन हु द एनकोड्स एन आइडिया, द मैसेज इंटरफेरेंस, द पर्सन हु डिकोड्स द मैसेज। एनकोड करने वाला होता है कि डिकोड करने वाला होता है, किसको, रिसीवर को करने वाला होता है। तो जो होता है वो कौन होता है, डिकोडिंग करने वाला होता है। डिकोड पहले एनकोड होता है, फिर चैनल्स में कन्वर्ट होता है, फिर रिसीवर प्राप्त करता है, फिर एनकोड करके फीडबैक होता है, फिर वो वापिस आकर के उसको फीडिंग उसकी होती है। तो डिकोडिंग की वजह से डिकोड्स होता है पहले मैसेज। तो राइट आंसर आपका D1 होने वाला था। नेक्स्ट वन, विच लेबोरेटरी रिजल्ट should alert the nurse to perform the further assessment on a patient admitted with the respiratory distress syndrome। कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को इंडिकेट करने वाला वो डाटा बताइए जो इंडिकेट कर रहा है। अगर CO2 का लेवल 50 से कम है, अगर बाइकार्बोनेट का लेवल आपका 27 से कम है, या फिर ऑक्सीजन का लेवल O2 का लेवल 90 से कम है, या फिर SpO2 का लेवल सेचुरेशन जो है 90 से कम आ रहा है, तो इसमें किसमें पेशेंट डिस्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है। तो आपका जो D1 है उसमें सबसे ज्यादा कर रहा है। जैसे कि कोरोना नाम की बीमारी देखी गई, हर आदमी के घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर हुआ करता था और सेचुरेशन को चेक किया करता था। तो इन सभी के अंदर क्या है, ये आपका घटता हुआ क्रम है। ये आपका जो इसमें सबसे ज्यादा अच्छी प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, D1 होगी। नेक्स्ट वन, the nurse is collecting data for a patient who developed jaundice and the dark amber color urine। कि एक पेशेंट के डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं और वो पेशेंट को जॉन्डिस है और उसका जो यूरिन का कलर है वो एम्बर कलर का देखने को मिल रहा था। नर्स रिकॉग्नाइज दैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली द कॉज ऑफ दीज मैनिफेस्टेशंस। कि नर्स इनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही है, पहचानने की कोशिश कर रही है कि ये डाटा किसके हैं। आपका एन सेफेली या मैं बोलूं कि जो एनसेफेलोपैथी है जो आपकी ब्रेन का जो डिसऑर्डर उसमें देखने को मिलेंगे, पैंक्रेटाइटिस का देखने को मिलेगा, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस या कोलेसिस्टेक्टोमी का देखने को मिलेगा। तो जो आपका जो जॉन्डिस होने का कारण होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कॉन्जुगेटेड में नहीं कन्वर्ट होना। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आया है। क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा था क्या, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। C1 इज द राइट आंसर, C1 इज द राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पेशेंट इज शेड्यूल फॉर ए राइट टोटल हिप रिप्लेसमेंट। एक पेशेंट है उसका जो राइट साइड का हिप है उसको रिप्लेसमेंट करने का शेड्यूल है। द नर्स शुड टीच विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव लेग पोजिशंस। और जब उसका रिप्लेसमेंट किया गया तो उस कंडीशन के बाद में नर्स को कौन सी पोजीशन देनी होती है पेशेंट को। फर्स्ट वन, मेंटेन लेग्स इन द adductions, maintain the legs in the abduction, maintain the internal leg rotations and maintain the more than 90 degree hip flexions। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इन दोनों में से राइट आंसर माना जाता है, ये दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, कि उसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में पैर को कैसे घुमाया जाएगा, अंदर की साइड में घुमाया जाएगा या बाहर की साइड में घुमाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट यू लेटा हुआ है, अगर पेशेंट यू लेटा हुआ तो इसका जो पैर होगा, मैं बोलूं कि ये अगर इसका पैर है तो ये अंदर की साइड में आएगा कि बाहर की साइड में आएगा। अगर अंदर की साइड में आ रहा है तो उसको तो बोलते हैं एडेशन,
एड हो रहा है वो क्या होगा, एडक्शन होगा। अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो वो क्या होगा, अबडक्शन होगा। इसलिए जब बाहर की तरफ पैर को यू घुमाया जाता है तो ये जो इसका हिस्सा है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रिप्लेसमेंट को सक्सेसफुली करना है तो सर आपको कौन सी पोजीशन देनी होगी, आपको जो पोजीशन देनी होगी दैट इज मेंटेन लेग्स इन अबडक्शन, दैट इज मेंटेन दी लेग्स इन अबडक्शन में देनी होगी। जब पैर अगर बाहर जाएगा तो इसमें हिप बोन के अंदर के साइड में आएगा, इसका उल्टा होता है इसी के अंदर, तो अबडक्शन देखने को मिलता है। B1 आपका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। The nurse administer oxygen 8 liter per minute via nasal cannula to the client with emphysema, for which clinical indicators should the nurse closely observe the client। कि एक पेशेंट है जिसका डायग्नोसिस आपकी एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एम्फाइसीमा है और उसको हम नेजल कैनुला के माध्यम से क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इस पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है उसका जो आपका जो सिम्टम्स जो पूछ रहा है क्या क्या देखने को मिल सकता है, साइनोसिस एंड लेथार्जी, एंजाइटी एंड टैकीकार्डिया, ड्राउजीनेस एंड डिक्रीज रेस्पिरेशन एंड हाइपरमिया एंड द इंक्रीज रेस्पिरेशन। अगर पेशेंट में एम्फाइसीमा है तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, आपका डिक्रीज रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन का लेवल ब्रेन में कम जाएगा तो ड्राउजीनेस होगा कि नहीं होगा, तो आपका C1 क्या होगा, राइट आंसर होगा। C1 आपका क्या होगा सर, राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, द नर्स एडमिनिस्टर लीवोडोपा टू द क्लाइंट विद द पार्किंसंस डिजीज। एक पेशेंट को लीवोडोपा चलाया जा रहा है और इस पेशेंट में डायग्नोसिस जो हुआ है वो पार्किंसन डिजीज डायग्नोसिस हुआ है। विच थेराप्यूटिक इफेक्ट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू मेडिकेशन टू प्रोड्यूस। जो मेडिकेशन दिया गया है उससे क्या पेशेंट की बॉडी के अंदर आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन, इंक्रीज इन एसिटाइल कोलिन प्रोडक्शन होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन, रीजनरेशन ऑफ द इंजर्ड थैलेमिक सेल्स, एंड लास्ट वन इंप्रूवमेंट्स इन द माइलिन ऑफ द न्यूरोन्स। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, जब लियोडोपा किसी पेशेंट को चलाया जा रहा है तो सर इसमें क्या होने वाला है, रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा, रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन दी ब्रेन। तो आपका राइट आंसर होने वाला है B1 आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लिटरेचर रिव्यूज। अगर कोई भी रिसर्च लिखी जाती है, कोई भी रिसर्च की जाती है तो उसका पहले क्या रिव्यू ऑफ द लिटरेचर चेक किया जाता है कि आज तक इसके बारे में स्टडी कहां की गई है, उसका लिटरेचर चेक किया जाता है। दैट इज एवरीथिंग दैट इज नोन अबाउट द सब्जेक्ट एंड an analytical summary for the research findings, all upload data on a research topic, a complications of all positive research of the, जितने भी रिसर्च है उसके सारे के कॉम्प्लिकेशन चेक किए जाते हैं। तो जो राइट आंसर होने वाला था वो क्या होने वाला है सर, एवरीथिंग दैट इज नोन अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरे लिटरेचर का नॉलेज होना चाहिए। तो जो आपका इसका मीन्स होता है वो क्या होगा, A1 जो है वो आपका राइट आंसर था, A1 जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज ऑफ RH इम्यून ग्लोबुलिन जो रोगाम is appropriate for a pregnant client at 28 weeks of gestation, कि 28 weeks gestation में किसी पेशेंट को अगर इम्यूनोग्लोबिन जो RH इनकम्प्लीटिबिलिटी के लिए लगाया जा रहा है वो कितनी डोज लगाई जा रही है। अगर आंसर की डायरेक्टली बात की जाए तो इसका जो आंसर माना जाता है, अगर आंसर की डायरेक्टली बात की जाए, एक मिनट देखिए, आंसर की अगर डायरेक्टली बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी आपका D1 देखने को मिलेगा। जो डोज दी जाती है वो डोज होती है 300 आपका माइक्रोग्राम देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा जो 28 वीक्स पे दिया जाता है वो आपका 300 माइक्रोग्राम्स दिया जाता है। नेक्स्ट वन, द डेंजर ऑफ कन्वल्जन्स इन वुमेन्स विद प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया एंड्स, कि जो प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया एंड्स देखने को मिलता है वो कब ज्यादा खतरनाक तरीके का देखने को मिलता है, कन्वल्जन्स कि सून आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के जस्ट बाद में 12 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, 24 आवर्स डिलीवरी या 48 आवर्स। लगभग अगर ये सीजर्स, ये प्री एक्लेम्प्टिक सीजर्स कंट्रोलेबल नहीं होते हैं तो 40 जो आपके लगभग जो समय माना जाता है कि 48 आवर्स के बाद में, 48 घंटे के बाद में ज्यादा तरीके के डेंजर टाइप के हो सकते हैं, कंटिन्यूस देखने को मिल सकते हैं।
तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के टाइप के देखने को मिल सकते हैं, दैट इज आपकी 48 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी जो कंडीशंस होती, तो D1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर सर बात की जाए तो देखिएगा, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, कि जो बच्चों का वजन कम होता है उनमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, तो ऐसे बच्चों में क्या देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, म्यूकस डैमेज, ब्रेन डैमेज, हेमरेज। तो राइट आंसर क्या होने वाला है कि सर ऐसे बच्चों के अंदर, लो बर्थ वेट बेबीज के अंदर क्या किसकी ज्यादा रिस्क होती है, बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, दैट इज, तो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन, द स्किल रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग एन इंस्टीट्यूशंस, कि किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने के लिए कौन सी स्किल का होना जरूरी है। फर्स्ट वन सर, कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, डिटेक्टिंग पावर होना चाहिए, डायरेक्टिंग पावर होना चाहिए, या सुपरवाइजिंग पावर होना चाहिए। तो उसके अंदर ज्यादातर कौन सा पावर ज्यादा जरूरी है, डायरेक्टिंग का पावर जरूरी है। जो डायरेक्टर बनते हैं उनमें डायरेक्टिंग पावर जरूरी है, वो सिद्धांतवादी आदमी होना और डायरेक्टिंग पावर होना जरूरी है। तो जो C1 है आपका जो राइट आंसर होगा, डायरेक्टिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट वन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रायोरिटी व्हेन केयरिंग फॉर ए न्यूली डिलीवर्ड टर्म्स नियोनेट डायग्नोसिस स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, कि अभी अभी एक बच्चा जन्म लिया है और उस बच्चे का स्मॉल फॉर गेस्टेशनल या जेस्टेशनल एज है, एज के अनुसार वो क्या है बच्चा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई, तो उस बच्चे में क्या देखने को मिलेगा सर, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, बर्थ एस्पेक्सिया, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, या हाइपरग्लाइसीमिया। ये तो हो ही नहीं सकता, उसकी ग्रोथ अच्छी होती नहीं तो, और अगर होगा तो ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, अगर लो बर्थ वेट बेबीज है या स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज है तो बर्थ एस्पेक्सिया देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली आयरन जो फीमेल्स में होता है, डिफिशियंसी जो देखने को, एनीमिया जो देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। इसलिए इंडिया के अंदर जो महिलाएं होती है उनके अंदर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का कारण हेमरेजिक कंडीशन होता है। नेक्स्ट वन अगर बात की जाए, which of the following would first alert the nurse that a child is hemorrhagic after the tonsillectomy, कि एक बच्चे के अंदर टॉन्सिलेक्टोमी कर दिया गया, टॉन्सिल्स को उठा दिया गया है, और उसके बाद में उसके अंदर अलर्टनेस पूछ रहा है, कॉम्प्लिकेशन या अलर्ट होने के लिए पूछ रहा है। फर्स्ट वन है माउथ ब्रीथिंग ले रहा है बच्चा, फ्रीक्वेंट स्वेलोविंग कर रहा है, रिक्वेस्ट फॉर दी ड्रिंक्स कर रहा है, या इंक्रीज पल्स रेट हो रही है। देखिए जब भी अगर टॉन्सिलेक्टोमी कर दी गई है तो उस कंडीशन में अगर हेमरेजिक कंडीशन है और अलर्ट होने के लिए बोल रहा है तो उस वो बच्चा अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी या फिर बच्चा ज्यादा, उसमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट स्वेलोविंग देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि बच्चा कोई चीज को स्वेलो कर रहा है, गिटिक रहा है, ठीक है, इसलिए वो कंडीशन है आपका फ्रीक्वेंट स्वेलोविंग देखने को मिलेगा। आपका B1 होगा सर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, इट इज नोटिस दैट द ड्रेसिंग ऑफ ए पेशेंट विथ लेग अल्सर has become damp due to water slippings, which among of the following is the immediate action that must be taken by the nurse। तो फर्स्ट वन होगा reinforce the dressing with the dry dressings, second one remove the wet dressings and apply a new dressing, dry the dressing with the hair dryer and allow the dressings to be dried to atmosphere air। तो सर हमें क्या करना होता है, जब भी ड्रेसिंग्स की बातें की जाए, अल्सर की बातें की जाए, वुंड की बातें की जाए, तो किसी भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, रिमूव वेट ड्रेसिंग एंड अप्लाई ए न्यू ड्रेसिंग, जिसकी वजह से वो वुंड और अच्छे से क्या हो सके, हील हो सके। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो B1 होगा, न्यू ड्रेसिंग आपको करते रहना है, पुरानी ड्रेसिंग को आपको हटाते रहना है। Which among the following best explains passive immunity, पैसिव इम्यूनिटी का कोई एग्जाम्पल बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा होने वाला है जो एग्जाम्स में आपको पूछा गया था। फर्स्ट वन है चाइल्ड रिसीविंग वैक्सीनेशन फॉर मीजल्स एंड इन्फेंट रिसीविंग ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम द मदर, प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन्स विद इन्फेक्शंस, एंड लास्ट वन है आपका ए पर्सन रिसीविंग एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन। तो सर पैसिव इम्यूनिटी है जिसमें बच्चे का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पैसिवली उसके अंदर क्या देखने को मिला, डायरेक्ट एंटीबॉडी आ रही, एंटीजन नहीं आ रहा है। अगर एंटीबॉडी आ रही है तो सर वो आने का कारण क्या हो सकता है, बच्चा माँ का दूध पी रहा है और माँ के दूध के अंदर, माँ के ब्रेस्ट मिल्क में एक इम्यूनिटी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, IgA पाया जाता है, IgA प्रेजेंट होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो B1 होगा सर, जो राइट आंसर होगा वो B1 होगा। नेक्स्ट वन,
A client has just undergo insertion of a central venous catheter at the bedside. The nurse would be sure to check the result of which of the following before increasing the flow rate of the IV solution attached to the lines. कि सर पेशेंट के अंदर सेंट्रल वीनस कैथेटर लगाया जा रहा है और उस पेशेंट को फ्लूइड स्टार्ट करने के पहले उसको कंफर्मेशन करने के लिए क्या करना होगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करना होगा, सीरम ऑस्मोलिटी चेक करना होगा, पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे करना होगा या इनटेक आउटपुट चार्ट चेक करना होगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और फटे लिखी को पारसी क्या, कि अगर कोई भी इंसर्शन किया गया है, कोई भी अगर प्रोसीजर आपने किया है और उसमें फ्लूइड की बातें की जा रही है, तो पहले हमें ये पता करना होगा कि सही लोकेशन है कि नहीं है। इसका मतलब उस लोकेशन को असेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, पोर्टेबल जो चेस्ट एक्सरे मशीन्स आती है उनके माध्यम से हमें उसको असेस करके आइडेंटिफाई करने के बाद में ही हम वो प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो C1 जो आपका होने वाला है पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे होने वाला, वो राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन अगर सर हम बात करें, The nurse find the client unresponsive on the floor of the bathroom, कि सर एक नर्स है उसने क्लाइंट को क्या किया गया है, उस क्लाइंट को उसने अनरेस्पॉन्सिव नेचर के अंदर एक फ्लोर पे देखा है बाथरूम के अंदर। विच एक्शन शुड दी नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट, अगर वो अनकॉन्शियस नेचर या अनरेस्पॉन्सिव नेचर में है, इसी कंडीशन में देखते हुए नर्स क्या इंप्लीमेंट करेगी। फर्स्ट वन है चेक द क्लाइंट फॉर द ब्रीथिंग, पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग को चेक किया जाएगा। सेकंड वन है असेस द कैरोटिड artery for a pulse, and third one है shake the client in the shot, and D one है call a code via the bathroom, call the light। तो सर क्या किया जाएगा, अगर अनरेस्पॉन्सिबल है, अगर पेशेंट कैसा है अनरेस्पॉन्सिबल कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशंस में हमेशा ही पेशेंट को पहले शेक किया जाएगा, हिलाया जाएगा, मारा जाएगा कि भाई जागू है कि मर गया है, ठीक है, रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अनरेस्पॉन्सिबल कंडीशन है तो राइट प्रायोरिटी क्या जाएगी, शेक द क्लाइंट इन द शॉट। नेक्स्ट वन, देखिएगा नेक्स्ट वन आप लोगों के लिए 66 नंबर का क्वेश्चन है। पोस्ट ऑपरेटिवली टू हेल्प रिलीव द एंजाइटी ऑफ ए यंग स्कूल एज चाइल्ड द नर्स शुड बी, कि एक पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली है, जो पोस्ट ऑपरेशन जिसका हो चुका है, पोस्ट ऑपरेटिवली टू रिलीव द एंजाइटी पेशेंट, एक यंग स्कूलर एक बच्चा है जिसकी एंजाइटी को रिलीव करना, ऑपरेशन के बाद में क्या किया जाएगा उसकी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, अलाउ द चाइल्ड टाइम टू टॉक अबाउट द फीलिंग्स, उससे बातें की जाए, उसकी फीलिंग्स को एक्सपोजर किया जाए, टेल ए स्टोरी अबाउट द चाइल्ड विद द सिमिलर सर्जरी, उस ऐसी कोई सर्जरी उसके बारे में उसको कोई कहानी सुनाई जाए, आस्क द मदर टू रूम विद द चाइल्ड फॉर द फ्यू डेज, उसमें वो मदर है उस रूम के अंदर कुछ दिनों के लिए क्या करे, उसमें उसके रिगार्डिंग कुछ बातें पूछे, उसके साथ रह सकती है, और प्रोवाइड द चाइल्ड विद द बैंडेज टैप सीजर्स एंड द डेल डॉल, कि उस बच्चे के एज के अनुसार उसको कोई बैंडेज वाली सीजर्स या फिर डॉल वगैरह देकर के उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो थिंकिंग है, जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी एंजाइटी है, उसको वो क्या किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। इसलिए क्या पूछा गया था, राइट आंसर क्या होने वाला है इसमें, जो D1 है आपका वो राइट आंसर होने वाला है, D1 आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडल हाइट, फिर से एक आपका ओबीसी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडल हाइट इंडिकेट्स लेस देन 12 वीक्स जेस्टेशन व्हेन द डेट ऑफ LMP इज अननोन, कि एक ऐसा पेशेंट जिसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का कोई हमें पता नहीं, अननोन है, और इस प्रकार के पेशेंट के अंदर जो आपकी फंडल हाइट है, जो यूट्रस की फंडल हाइट जो देखने को मिलती है, अगर सर उसकी बात की जाए तो सर वो कितनी होगी, कहां देखने को मिलेगी, फंडल हाइट। तो जो फंडल हाइट ये प्यूबिक सिंपाइसिस होता है, ये जीफोइड आपका जीफोइड स्टर्नम होता है, जीपी स्टर्नम, ये आपका अम्बिलिकस का पॉइंट देखने को मिलेगा। तो अगर लेस देन 12 वीक्स की बातें की जाती है तो यूट्रस इन दी पेल्विस ही देखने को मिलता है, क्योंकि 12 वीक से पहले जो आपका यूट्रस होता है वो पेल्विक ऑर्गन होता है, और आफ्टर 12 वीक्स के बाद में वो कैसा ऑर्गन हो जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। तो A1 है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन इज, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन इज फीको ओरल रूट बॉर्न डिजीज, ब्लड बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, ड्रॉपलेट बॉर्न डिजीज। तो राइट आंसर क्या होगा, अभी पहले भी बताया ये तो कि जो हेपेटाइटिस ए और जो ई होता है वो फीको ओरल रूट से होने वाले हेपेटाइटिस है।
तो A1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर ए पेशेंट विथ ए टर्मिनल इलनेस हु इज पासिंग थ्रू द एक्सेप्टेंस स्टेज। कि जो टर्मिनल इल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एक्सेप्टेंस की स्टेज होती है वो कौन सी देखने को मिलेगी? देखिएगा, फर्स्ट वन है A1 अलाउइंग फॉर द पेशेंट टू क्राई, उसे रोने के लिए अलाउ किया जा सकता है। एंकरेजिंग द अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग्स, एक्सप्लेनिंग द पेशेंट व्हाट इज बीइंग डन एंड बीइंग अराउंड द थॉट्स नॉट द स्पीकिंग। तो सर उस पेशेंट के अंदर नॉट आपका जो कंडीशन होती है बीइंग अराउंड दिस थॉट्स नॉट स्पीकिंग वाली जो कंडीशंस होती है, जो D1 है वो आपका राइट कंडीशन होता है। टर्मिनल इल पेशेंट्स के अंदर जो एक्सेप्टेंस की स्टेजेस देखने को मिलती है, तो जो D1 है वो राइट माना गया है। D1 इज द राइट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। ए फीमेल पेशेंट हैज ए लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी दिस मॉर्निंग। एक पेशेंट के अंदर लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी गॉल ब्लैडर को उठाया जा रहा है। She is now complaining of right shoulder pain, उसके राइट शोल्डर में दर्द हो रहा, कंप्लेंट कर रही है। द नर्स वुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट दिस सिम्टम्स। क्यों आ रहा है? फर्स्ट वन है कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन की वजह से आ रहा है, एक्सपेक्टेड आफ्टर जनरल एनेस्थेसिया के बाद में आ रहा है, अनयूजुअल एंड विल बी रिपोर्टेड टू द सर्जन की वजह से सर्जन को, एंड इंडिकेटिव ऑफ द नीड टू यूज द इंसेंटिव स्पायरोमीटर। तो क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ये कंडीशंस देखने को मिल रही है? अगर इस कंडीशंस की बात की जाए तो ये आपका क्या है, ये कोलेसिस्टोमी कमी करने के बाद में जो राइट साइडेड जो पेन होता है वो आपका एक कॉमन कंडीशंस देखने को मिलती है। इसमें किसी डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉमन फॉलोइंग दिस ऑपरेशन। आपका A1 है सर जो राइट आंसर माना गया है। A1 इज द राइट, A1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, लंबर पंचर स्पाइनल टेप इज डन इन बिटवीन वर्टिब्रा। कौन से लेवल पे जनरली हम आपका लंबर पंचर करते हैं? तो आपका L3, L4, L4, L5, L1, L2, L2, L3 कौन सा लेवल होगा? तो जो राइट जनरली जो कंडीशंस होती है वो आपकी जो कंडीशन की जाती है L3 to L4 के बीच में आपका स्पाइनल टेपिंग की जाती है, और सी शेप्ड पोजीशन या फीटल एटीट्यूड पोजीशन देकर के पेशेंट में प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है। तो जो L3 और L4 है उसके बीच में प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट वन, कर्निंग साइन इज एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। कर्निंग साइन किस में देखने को मिलता है? मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। बिल्कुल, जो कर्निंग साइन वो मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। A1 आपका राइट आंसर है। अपेंडिसाइटिस, एंसेफेलाइटिस और वर्टिबल प्रोलेप्स में नहीं होता है, ये अलग कंडीशंस होती है। A1 आपका राइट होगा। नेक्स्ट वन, विच इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विथ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर मुख्य रूप से कौन सा पॉइंट टेकिंग किया जाएगा, लिया जाएगा? इम्यूनाइजेशन किया जाएगा सर। केयर ऑफ यूज यूटेंशियल एंड द आर्टिकल्स, केयर ऑफ यूज यूटेंशियल एंड आर्टिकल्स को लिया जाएगा, आइसोलेशन किया जाएगा या हॉस्पिटलाइजेशन किया जाएगा। तो कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ना हो इसलिए उस पर्सन को क्या कर दिए, आइसोलेट कर दिया जाए। यस, उस पर्सन को आइसोलेटेड कर दिया जाए, इसलिए इस कंडीशन को क्या राइट आंसर होगा? C1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू ए हीमोडायनेमिकली स्टेबल एडल्ट पेशेंट्स। कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उससे रिगार्डिंग आपका ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है। फर्स्ट वन, 150 ml शुड बी ट्रांसफ्यूड इन दी फर्स्ट 15 मिनट, कि लगभग शुरुआत की 15 मिनट में 150 ml तक फ्लूइड ट्रांसफ्यूड किया जा सकता है। ब्लड शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली एंड कंप्लीटेड नॉट बिफोर 6 आवर। सर उसको धीरे धीरे स्टार्ट करें और 6 घंटे से पहले उसको कंप्लीट नहीं करना। द ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स। The unit of the blood should be warmed at the bedside for 1 hour before the starting the transfusion। देखिए 15 मिनट तक किया जा सकता है लेकिन 150 ml नहीं दिया जा सकता है, और जो दिया स्टार्टिंग में स्लोली दिया जा सकता है लेकिन 6 घंटे के अंदर पहले दिया जा सकता है। तो राइट ड्यूरेशन जो राइट कंडीशन होती है वो राइट होगा आपका C1 होगा, कि द ट्रांसफ्यूजन जो किया जाता है वो विद इन 4 आवर्स में किया जाना चाहिए।
जिससे सेप्सिस को प्रिवेंट किया जा सके, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके। इसलिए जो C1 है आपका वो राइट आंसर होगा, C1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इन ए 78 years old स्मोकर विथ स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया एंड डिफिकल्टी इन कफिंग आउट सिक्रेशन द नर्सिंग डायग्नोसिस। एक पेशेंट है जिसकी एज लगभग 78 ईयर्स हो चुकी है और वो स्मोकर था, और उस पेशेंट के अंदर डिफिकल्टी इन कफिंग देखने को मिल रही है और आउट सिक्रेशन भी देखने को मिल रहा है। उस पेशेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा बनेगा? कुछ बातें आपको याद आ रही होगी, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस का एक जमाना हुआ करता था। तो इसका राइट डायग्नोसिस क्या होगा? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया विथ कफ। ये कोई डायग्नोसिस ही नहीं बनता अकॉर्डिंग टू नंदा। निमोनिया इन एल्डरली स्मोकर हु नीड टू चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये भी नहीं है। एक्यूट चेस्ट इन्फेक्शन विद द वीकनेस ऑफ द चेस्ट मसल, सर ये भी नहीं क्योंकि स्मोकिंग है। नेक्स्ट वन है लास्ट वन, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ द निमोनिया। बिल्कुल सही है क्योंकि सर जो आपका डायग्नोसिस बना है वो राइट बना है, D1 आपका सही होने वाला है। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस आज के बीच में क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे रिलेटेड होता है, तो ये देखिए ये आपका डायग्नोसिस से रिलेटेड होता है, ठीक है, कि एविडेंस होता है, रिलेटेड होता है, क्या होता है, मैनिफेस्टेड होता है, रिलेटेड टू होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है सर? D1 आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन, विच मॉनिटरिंग ए पेशेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शंस इन योर कोरोनरी केयर यूनिट you observe an isolated ventricular ectopic on the monitor, you will inform the physicians and फर्स्ट वन है, एक पेशेंट है जो मायोकार्डियल इंफेक्शन की यूनिट में आया हुआ है, जो CCU में आया हुआ है। CCU एक यूनिट होती है, कोरोनरी केयर यूनिट होती है। तो देखिए फर्स्ट वन, कंटिन्यू टू मॉनिटर द पेशेंट, को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहो। प्रिपेयर टू डिफिब्रिलेट द पेशेंट, प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर इंट्रावेनस लिग्नोकेन एंड प्रिपेयर द एडमिनिस्टर इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन। तो देखिए आपको क्या करना है, यू आर नर्सिंग ऑफिसर, आपको कंटिन्यू पेशेंट को क्या करना है? कंटिन्यू टू मॉनिटर द पेशेंट, यू विल इन्फॉर्म द फिजिशियन, आपको करना है। वो डॉक्टर का काम आगे जाके वो क्या करने वाला है, आप नहीं करोगे। आपका तो तुरंत इस कंडीशन में क्या काम है? कंटिन्यू टू मॉनिटर दी पेशेंट, को मॉनिटरिंग करते रहना, पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। नेक्स्ट वन, Which of the following early measures would be most appropriate in managing the acute epistaxis? अगर नेजल ब्लीडिंग की बातें की जाए तो नेजल ब्लीडिंग की बातें की जाए तो सर इस कंडीशन के अंदर राइट प्रायोरिटी देखने को मिलती है। तो सर अगर डायरेक्टली आंसर की बात करूं मैं तो क्या किया जाता है? पिंच दी नोज एंड लीन फॉरवर्ड, कि आपका पेशेंट को थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड किया जाता है और पेशेंट के जो नेजल कैविटी है उसको पिंच किया जाता है। तो C1 जो आपकी कंडीशन है वो आपका राइट आंसर होने वाला, पिंच द नोज एंड द लीन फॉरवर्ड कंडीशन देखने को मिलेगी। C1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी डी कंटामिनेटेड विथ ऑल एक्सेप्ट, किसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट HIV कंटामिनेटेड के लिए यूज नहीं किया जाता? फर्स्ट वन, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड या गुल्ट्रा एल्डिहाइड नहीं किया जाता। तो जनरली फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और गुल्ट्रा एल्डिहाइड तीनों कंडीशन यूज की जाती है। अक्सर यूज कौन सी नहीं की जाती है? जो कंडीशन B1 है, मेथनॉल है, वो यूज नहीं किया जाता। हमारी टेक्निकल टीम ये बता रही कि सर हमारी तरफ से भी B होने वाला है, बिल्कुल सही है। जो मेथनॉल कंडीशन है वो यूज नहीं की जाती है। नेक्स्ट वन, इन TURP सॉल्यूशन यूज फॉर द इरिगेशन, एक प्रोसीजर किया जाता है प्रोस्टेट के लिए, किया जाता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट के लिए किया जा रहा है, प्रोस्टेट में चेक किया जा रहा है सर, उसकी इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है? तो अगर आंसर की बात की जाए तो सर क्या होने वाला है कि जो A1 है आपका, जो आपका ग्लिसरॉल है वो यूज किया जाता है TURP के प्रोसीजर में। A1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Which of the statement given below is and are true about the antigen specific immunoglobulins IgE in allergic rhinitis? एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशंस के अंदर IgG के बारे में फर्स्ट वन है, रिलीज हिस्टामिन्स एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करता है, मेंटेन द इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस को करता है, प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ इनिशियल एक्सपोजर टू एलर्जेंस, एंड नेक्स्ट वन होता है कॉजेज
इनफिल्ट्रेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी सेल्स ऑन टू दी नेजल टिश्यूज। तो अगर राइट आंसर की बातें की जाए, अगर राइट आंसर की बातें की जाए तो हम बता सकते हैं कि जो कंडीशंस है, जो आईजीजी, जो एलर्जी कंडीशंस होती है, वो अक्सर क्या करती है, प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ इनिशियल एक्सपोजर टू एन एलर्जेंस, कि जो एलर्जेंस है उन्हें प्रोड्यूस करने का काम करती है, जो राइनाइटिस की कंडीशन होती है। इसलिए जो राइट आंसर होने वाला है, जो राइट आंसर होने वाला है C1 होने वाला है। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग द नर्व इंजरीज दैट अकर ड्यूरिंग द बर्थ, कि डिलीवरी के दौरान कौन सी नर्व फाइबर्स की इंजरी देखने को मिलेगी, कौन सी नर्व की इंजरी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। तो देखिए फर्स्ट वन, जो फेशियल पाल्सी देखने को मिलती है, ब्रेकियल पाल्सी देखने को मिलती है, इरप्स पाल्सी देखने को मिलती है, या क्लम्पकी पाल्सी देखने को मिलती है। तो जो राइट आंसर की बात की जाए तो अरब्स जो पाल्सी होती है, जो 5th एंड 6th क्रेनियल नर्व की रूट्स की होती है, जो देखने को मिलती है ड्यूरिंग दी बर्थ की अगर बात की जाए तो अगर पाल्सी पैरालिसिस देखने को मिलेगा तो इरप्स के पास से देखने को मिलता है। तो C1 इज द राइट आंसर, C1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द हार्मोन प्रोड्यूस मदर्स मिल्क एज, कि मां की बॉडी के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम बताइए, उसका नाम बताइए। तो कौन सा होगा, सभी को पता होगा कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो आपका लैक्टोजेनेसिस करवाता है, जो गैलेक्टोपोइसिस करवाने में मदद करता है, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट यूज फॉर द फादर डोमिनेटेड फैमिली, द फादर डोमिनेटेड फैमिली का मतलब होता है कि पिताजी हुए, दादाजी हुए, दादाजी के पिताजी हुए, पिताजी के हम हुए, हमारे, हमारी संतानें होगी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जो फादर पना या फिर पितृत्व का जो चलता है कि पिता के बेटा होता है, ऐसे माँ के बेटी नहीं होती है, वैसा वो फॉर्मूला नहीं चलता। तो सोसाइटी में जो कॉन्सेप्ट चलता है कि जो जनरेशन है जो डोमिनेटेड होती है, उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है, जो आपकी पेट्रियल्स, जो आपका पेट्रियल्स आपकी फैमिली जो कंडीशन होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक पीढ़ी से दूसरा जो उत्तराधिकारी होता है, जो उत्तराधिकारी होता है, तो वो कंडीशन जो होती है वो सेकंड वन होगी, दैट इज B1 इज द राइट आंसर, दैट इज B1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन अगर बात की जाए, बैरो रिसेप्टर आर लोकेटेड इन दी, बैरो रिसेप्टर आर लोकेटेड इन दी, कि जो आपके बैरो रिसेप्टर्स होते हैं सर, जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो बैरो रिसेप्टर कहां लोकेटेड होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स कहां लोकेटेड होते हैं। तो जो राइट आंसर होगा आपका, वो आपका राइट आंसर हाँ देखिएगा, अगर बैरो रिसेप्टर्स की बातें की जाए तो बैरो रिसेप्टर मोस्ट कॉमनली जो आपकी कैरोटिड आर्टरीज होती है, जो कैरोटिड आर्टरीज होती है वहां देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से भी किया गया है, इसमें कुछ ऑप्शंस और भी थे, इनमें किस किस में देखने को मिलता है। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका B1 आपका राइट आंसर होगा, कैरोटिड आर्टरीज, या फिर जो आर्च ऑफ एरोटा की आर्टरी है, जो लेफ्ट एट्रियम्स की आर्टरी जो होती है उनमें भी देख, जो इसके अंदर एक्सेप्ट माना जाएगा तो राइट एट्रियम होगा। इसलिए अगर इस क्वेश्चन को देखें, अगर इसकी प्रायोरिटीज को देखें तो इसमें B1 राइट आंसर होगा। जो आपका 84 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो इसमें B1 आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इंपोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ, कि जो वातावरण का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो किस प्रोसेस के लिए जरूरी होता है, ब्लड फ्लो के लिए, मिक्सचुरेशन, यूरिनेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए, श्वसन के लिए। जो श्वसन प्रक्रिया है, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है, उसके लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर होना जरूरी है। दैट इज D1 इज राइट आंसर, दैट इज D1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ऑन ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन लंग कैंसर, कि फेफड़ों में जब लंग कैंसर हो जाता, जब कैंसर फेफड़ों का होता है या लंग कैंसर की बातें की जाए तो लंग कैंसर मोस्ट कॉमनली, जो लंग कैंसर होता है वो मोस्ट कॉमनली कहां जाके मेटास्टेसिस देखने को मिलता है, तो उसका मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसिस लोकेशन होता है लीवर। क्या होता है सर, लीवर के अंदर देखने को मिलता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। हेलुसिनेशन इज कॉज्ड बाय, हेलुसिनेशन होने का कारण पूछा गया है, हेलुसिनेशन किस कंडीशन में देखने को मिलता है, क्या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है, डिसऑर्डर है, बिल्कुल नहीं सर, जीआईटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल इलनेस होती है, बिल्कुल, ये एक आपकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, जो परसेप्शन का डिसऑर्डर है, जो परसेप्शन का डिसऑर्डर है जिसमें हेलुसिनेशन और जिसमें इल्यूजन को इंक्लूड किया गया है,
डिसऑर्डर ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स का नहीं, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। तो सर जो राइट आंसर होने वाला है वो कंडीशन कौन सी होगी? मेंटल आपका इलनेस देखने को मिलेगा और ये परसेप्शन का डिसऑर्डर है। B1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ए 55 years old male patient who is diagnosed with an involving myocardial infarction के साथ में डायग्नोस हुआ है। Insisting on going home, the nurse encouraging the patient to be admitted because the greater risk within the first 24 hours of the sustaining an MI। कौन सी कंडीशन को सस्टेनिंग किया जाएगा सर? हार्ट फेलियर हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है और वेंट्रिकुलर एनोरिज्म देखने को मिल सकता है। तो अगर सस्टेन किया जाता है तो मोस्ट कॉमनली किसकी ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगी? सडन डेथ हो सकती है। सर क्या हो सकती है? सडन डेथ देखने को मिल सकती है। तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो जो B1 है वो आपका राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन, हाउ मच ऑक्सीजन ए नर्स शुड गिव टू ए पेशेंट विथ क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर? कि एक पेशेंट है जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर से सफर है, ऐसे पेशेंट में कितना ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से दिया जाता है? अगर मैं ये बताना चाहूं कि सर सीओपीडी का कोई पेशेंट है, किसका पेशेंट है? सीओपीडी का, तो 1 लीटर पर मिनट नेजल प्रोंग से 2 लीटर पर मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 लीटर पर मिनट विथ नेजल मास्क से दिया जाता है। क्योंकि सर इस पेशेंट के अंदर जो O2 और CO2 की एक्सचेंज करने की जो एल्विलाइज में कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो चुकी होती है, इसलिए इसमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देते हैं। नहीं तो ज्यादा ऑक्सीजन देने की वजह से वो कन्वर्ट ना होकर के CO2 का ही लेवल बढ़ने लगता है और पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से उसकी मौत हो सकती है। इसलिए राइट आंसर क्या है आपका? 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ही उस पेशेंट को दिया जाता है। Which patient is having very high risk for developing ovarian cancer? ऐसा कौन सा पेशेंट है, ऐसी कौन सी महिला है जिसको ओवेरियन कैंसर होने की ज्यादा संभावनाएं हैं? देखिएगा, फर्स्ट वन है ओबीसी का क्वेश्चन है। फर्स्ट वन है 30 years old ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कि सर एक महिला है जिसकी एज 30 साल हो चुकी है और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, क्या सर उसको कैंसर होने की संभावनाएं हैं? नेक्स्ट वन 36 years old who had first child at 22 years, कि सर एक 36 years की महिला है जिसको एक बच्चा 22 साल की उम्र में हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। 45 years old who was never been be pregnant, एक ऐसी महिला जो लगभग 45 years की हो चुकी, एडवांस एज हो चुकी है लेकिन अभी तक मां नहीं बनी है, इसको सबसे ज्यादा रिस्क है। इसको सबसे ज्यादा रिस्क है, इसको यूटेराइन फाइब्रोसिस या ओवेरियन कैंसर होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। और 40 years old who has 5 alive children and 1 abortion, तो इन तीन सभी की तुलना के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क है वो कौन सी कंडीशन है? एक ऐसी महिला जिसकी एज 45 से अबव हो चुकी है या हो चुकी है और वो अभी तक नल्ली ग्रेविड मदर ही है, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, ऐसी महिला ज्यादा इसमें रिस्क देखने को मिलेगी ओवेरियन कैंसर की। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो C1 होगा। नेक्स्ट वन, ए नर्स वाज कॉल्ड टू सी अ पेशेंट विथ नॉइसी ब्रीथिंग, सी सस्पेक्ट लैरिंगोस्पाज्म विथ स्ट्राइडर एंड इट अकर्स कॉमनली विथ, कि सर एक पेशेंट है जिसमें नॉइजी ब्रीथिंग देखने को मिल रही है और उस पेशेंट के अंदर आपका जो लैरिंग्स है वो लैरिंगोस्पाज्म देखने को मिल रहा है और साथ में उस पेशेंट में स्ट्राइडर साउंड में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साउंड देखने को मिलते हैं। ये किसके सिम्टम्स है? हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर आपका हाइपोकैल्सीमिया। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? हाइपोकैल्सीमिया। कि सर एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है, जो कैल्शियम का लेवल है वो नॉर्मल से कम है, मैं बोलूं कि सर 8.6 से भी लेस देखने को मिले तो वो हाइपोकैल्सीमिया है। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से लैरिंगोस्पाज्म देखने को मिल सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिल सकता है, मसल्स में स्पाज्म देखने को मिलता है, स्ट्राइडल साउंड ये क्रूफ सिंड्रोम में भी देखने को मिलता है, क्रूफ सिंड्रोम कंडीशन में भी देखने को मिलता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो D1 होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया होगा ऐसा केस जिसमें कैल्शियम का लेवल कम होगा। नेक्स्ट वन, नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर, एक नर्स है जो वर्क कर रही है ओटी के अंदर। मिस्टर नाउ द रिस्क ऑफ द HIV इन्फेक्शन विद द नीडल स्टिक इंजरी इज अबाउट, कि HIV की जो नीडल स्टिक इंजरी है उसका रेशियो पूछा गया है, बार बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि सर इसका रेशियो बताइए।
तो रेशियो की बात की जाए तो डायरेक्टली अगर आंसर की बात की जाए तो C1 आपका सही होगा। 1:300, लगभग 300 में से एक ऐसा कैंडिडेट होगा, ऐसा एक एम्प्लॉय होगा जिसको नीडल स्टिक की वजह से इंजरी हो सकती है, नीडल स्टिक की वजह से उसको HIV एड्स हो सकता है। तो C1 जो होगा वो आपका राइट होने वाला है। नेक्स्ट वन, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नाउ डेट इट हैज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज ऑफ, कि जो नर्स है जो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है वो उसको ह्यूमिडिफाई करना क्यों जरूरी होता? ऑक्सीजन इज ए हॉट गेयर एंड hot air and it may burns trachea. Oxygen is a dry gas and that thickens the mucosa. Oxygen gets the clean to pathogens by humidification and oxygen is the easily absorbed because humidifications at the H ions टू बीट। तो राइट आंसर क्या होगा? इसको ह्यूमिडिफायर क्यों लगाया जाता है? ह्यूमिडिफायर्स के साथ में ऑक्सीजन को क्यों दिया जाता है? मॉइस्चराइजेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि सर ऑक्सीजन गैस कैसी होती है? ड्राई गैस होती है। अगर ड्राई गैस को दिया गया है तो सर उस ड्राई गैस की वजह से जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनकी जो म्यूकोसा होती है वो ड्राईनेस की वजह से उसमें रप्चरिंग हो सकती है कैपिलरी और वो एपिस्टेक्सिस में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि कोरोना काल में पेंडेमिक में देखा गया, आईसीयू में पेशेंट लेटे रहते थे, उनमें ड्राई गैस जाती रहती थी, एयर जाती रहती थी और कई बहुत लंबे समय तक ह्यूमिडिफायर खाली रहते थे और ड्राई गैस जाने की वजह से उनकी नेजल कैविटी की जो म्यूकोसास होती थी वो रप्चरिंग हो जाती थी और उन लोगों को एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता था, एपिस्टेक्सिस देखने को मिलता था। इसलिए हमेशा ऑक्सीजन को ड्राई ना देकर के कैसा देना चाहिए? ह्यूमिडिफायर के साथ में देना चाहिए। तो आपका जो B1 है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, द टेक्निक इज यूज्ड फॉर मोस्ट रूटीन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन क्या कहलाता है? जिसमें आपका रूटीनली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सेपरेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? इवेपोरेशन कहलाती है, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, इलेक्ट्रोपोरेसिस कहलाती है या फिल्ट्रेशन कहलाती है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो न्यूक्लियोइक आपका एसिड सेपरेशन की जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी है उसको किस नाम से जाना जा सकता है? जो कंडीशन है सर आपकी इलेक्ट्रोपोरेसिस जो कंडीशन है, इलेक्ट्रोपोरेसिस जो कंडीशन है उसके नाम से जाना जाता है। तो C1 जो आपकी कंडीशन है वो राइट होने वाली है। नेक्स्ट वन, वायरसेस आर, कि जो वायरसेस जो होता है, वायरस होता है क्या है? तो वन सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या पीसेस ऑफ द न्यूक्लियड डीएनए आरएनए रेपेड होते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नन ऑफ द अबव होते हैं। अगर राइट आंसर की बातें की जाए तो जो वायरसेस होते हैं उनमें जो पीसेस प्रेजेंट होती है वो डीएनए एंड आरएनए से रैप्ड होते हैं, थिन कोटेड प्रोटीन्स में रिप्लिकेटिंग शॉर्ट्स में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो राइट आंसर होगा वो आपका B1 राइट आंसर है। B1 आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन, अगर सर बात की जाए VDRL टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डायग्नोस, किस टेस्ट को, किस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए VDRL किया जाता है? वेनरेबल डिजीज रिसर्च जो लेबोरेटरी का जो टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? वो आपका सिफिलिस नाम की जो डिजीज है, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उसको असेस करने के लिए किया जाता है इस कंडीशन के लिए। तो A1 आपका क्या होगा? राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, द साइंस डीलिंग विद द अर्थ की जो भूकंप आता है, जो भूकंप आता है उस साइंस को किसके अध्ययन में कन्वर्ट करके या किसमें डीलिंग किया जाता है? तो अगर हम बात करना चाहें स्पेक्ट्रोस्कोपिक बोला जाता है उस कंडीशन को, या ऑर्थोनो स्टडीज के अंदर लिया जाता है, या फिर रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट मैं बोलूं कि रेडियो की जितनी भी स्टडीज होती है उनमें यूज किया जाता है, या जो सिम्सोमोलॉजी होती है जो भूकंप के बारे में स्टडी करने के लिए इर्थक्वेक के लिए दिया जाता है। तो जो इसमें अगर राइट आंसर की बात की जाए तो जो आपका D1 है वो राइट आंसर माना गया है, जो D1 है वो आपका राइट आंसर माना गया। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन टू देयर अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड, उसको प्रोटियोलाइसिस बोलेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलेंगे या ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे या ऑल ऑफ द अबव बोलेंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन था कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है? तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है? प्रोटियोलाइसिस कहलाता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन अगर प्रोटियोलाइसिस कहलाता है। A1 इज द राइट आंसर। एंड आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर अवेलेबल है। 99 क्वेश्चन नंबर, ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट डेवलप इविसरेशंस व्हाट ए नर्स शुड बी, कि एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसका ऑपरेशन करने के बाद में कुछ उसके ऑर्गन से
जो जहां से स्टिचिंग किया गया है, जहां टांके लगाए तो वहां से इविस्ट्रेशन होना स्टार्ट हुआ है, उस कंडीशन में क्या करेंगे नर्स? A1 है प्रोवाइड मोरल सपोर्ट करेंगे, आस्क पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर्स के लिए, या पुश दी प्रोट्रूजिंग्स ऑर्गन इनसाइड वापस धकेलने की कोशिश करेंगे, या कवर दी प्रोट्रूजिंग्स ऑर्गन्स कि जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हर्निएशन जो ऑर्गन्स हो रहे हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और उनको इन्फेक्शन होने से और इंफ्लेमेटरी कंडीशन होने से बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो D1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, ऑल आर हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक्सेप्ट, कि सर कौन कौन सी कंडीशंस है जिनमें एंडोमेट्रियम का कार्सिनोमा होने की पूरी संभावनाएं होती है, एक्सेप्ट छोड़ करके एक को। फर्स्ट वन ओबेसिटी के अंदर सर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन अगर बात करना चाहे तो मल्टीपैरिटी के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। थर्ड वन डायबिटीज, एंड लास्ट वन होगा आपका एक्सोजिनस, जो आपका एक्सोजिनस एस्ट्रोजन होता है उसकी वजह से देखने को मिलेगी। तो सर ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है एंडोमेट्रियम, डायबिटीज हो सकता है, एक्सोजिनस हो सकता है, लेकिन किसकी वजह से नहीं होता है? मल्टीपैरिटी की वजह से नहीं होता है। ठीक है, जो मां बन चुकी एक बार दो बार उसके अंदर तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं होती है, यूट्रस बिल्कुल ठीक ठाक काम तरीके से करता है। इसलिए जो राइट आंसर माना गया है, जो एक्सेप्ट पूछा गया है, वो आपका राइट आंसर क्या होगा? वो आपका B1 आपका राइट आंसर होने वाला है। मल्टी जो पैरिटी होती है उसमें किसी प्रकार का ज्यादा रिस्क नहीं होता है। ये आपका जो जोन होता है, फर्स्ट जोन जो नर्सिंग प्रोफेशन का जो था वो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है, और जो अगला इसका पार्ट होगा वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा, उसकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। जो भी आपका सेकंड पार्ट में जो भी मैथमेटिक्स वगैरह जो DSSB बेसिस पे सेकंड पार्ट था उसकी भी आंसर की जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। और आज का सेशन हमारा कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मेरे साथ में जुड़ने के लिए और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दया नर्सिंग एकेडमी के इस ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार मैं सभी लोगों का फिर से अभिनंदन एंड स्वागत एंड धन्यवाद पारित करता हूं। जिंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए और जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल करते हुए आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ीमती होते सुजान, रसरी आवत जात के सील पे पड़त निशान। कि कोई भी इंसान कितना भी अगर अपने कोई भी कर्म करता है, कितना भी मूर्ख इंसान हो, अगर वो किसी काम को करने लग जाता है तो एक दिन उसका अंत जरूर आता है, क्योंकि बुराई का अंत भी आया था। अरे रावण का अंत भी आया था, श्री राम ने उस पर विजय प्राप्त की थी। तो क्या हम और आप लोग क्या नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? कुछ करके दिखा ऐसा कमाल कि हर कोई बनना चाहे तेरा जैसा। ऐसे सिद्धांतों और ऐसे विचारों के साथ में अपने जीवन को आगे की ओर गोइंग ऑन कीजिए, ऐसे विचारों के साथ में जिए। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।